my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Avid from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 4, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सारे टॉपिक्स आज ही मैं कवर करा दूंगा इसमें, और खाली न्यूमेरिकल बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो बेटा देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था डिमांड। कौन सा पढ़ा था? डिमांड। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ो। ठीक है, तो डिमांड का मतलब क्या? पहले प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। ये बोलता था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ता डिमांड घटती, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है। ये नॉर्मल सी बात है, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड उसकी अपने आप कम हो जाएगी, लेकिन अगर प्राइस घटेगा तो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। ये डिमांड चैप्टर में हम पढ़ के आए। लेकिन क्या हमें ये पता है कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होगा? थोड़ा चेंज होगा, ज़्यादा चेंज होगा, इतना सा चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज होगा? क्या ये हमें बताता है? डिमांड चैप्टर में नहीं। वो हमें क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं बताता, हमें क्वालिटी टर्म्स बताता है, बट क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं बताता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग क्या जानेंगे? डिमांड में चेंज तो हुआ, लेकिन डिमांड में कितना चेंज हुआ? थोड़ा सा चेंज हुआ, ज़्यादा चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ भाई? तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन बताएगा हमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब यही है कि कितना इलास्टिक है, कितना चेंज हुआ, डिमांड में कितना चेंज हुआ, डिमांड कितनी इलास्टिक है। इलास्टिक समझते ना, ऐसे इलास्टिक है ना, तो इलास्टिक का मतलब कितना चेंज हो रहा है, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, वो कौन बताता है हमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में मालूम चलेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the degree of responsiveness। बोल रहा है elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded। देखो quantity demanded, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? 10%, 20%, 50%, कितने का चेंज हुआ क्वांटिटी में? ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन एनी ऑफ इस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो कमोडिटी में चेंज होता है उसकी किसी डिटर्मिनेंट की वजह से, चाहे वो प्राइस की वजह से हो, चाहे वो इनकम की वजह से हो। कितना चेंज हुआ भाई? किसी भी चीज़ का प्राइस कम ज़्यादा हो गया तो उससे फ़र्क मालूम चलेगा। मान लो आपकी इनकम बढ़ गई तो आप लोग ने क्वांटिटी बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई? ठीक है, बढ़ा तो दोगे, इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ा दोगे, लेकिन कितनी बढ़ाई ये कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ तक समझ में आई बात? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब बेटा एकदम सिंपल सा है कि डिमांड में चेंज हो रहा है तो कितना चेंज हो रहा है? 1%, 2%, 3%, 4%, 5% या 50%, कितना चेंज हो रहा है, यही हमें मालूम चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। आई होप आपकी ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मेरा डस्टर कहाँ चला गया भाई? अच्छा भाई ये ठीक है, तो इसको चलो देखा जाए, हो गया। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे है आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये 3 आपका होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड और थर्ड अभी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि जब प्राइस में चेंज होने की वजह से, साफ साफ लिख लो, लिखा तो सब इंग्लिश में बट एकदम देखो तुम्हारी लैंग्वेज में, प्राइस में चेंज होने की वजह से, द रीज़न ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज जब होगा, डिमांड में चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकम की वजह से होगा तो वहाँ पर क्या होगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस जब 2 गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे वो बताऊंगा मैं भी डिटेल में, इसको रोक के रहो। ठीक है, तो इनकम की चेंज होगा तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होगा तो वहाँ पर क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कितना चेंज होगा वही हम लोग पता करेंगे। समझ में आ रही बात? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the ratio of the percentage change in the quantity demanded of a commodity। इस लाइन को मार्क करो, क्या लिखा है?
रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज, रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हुआ, लेकिन कितने परसेंट चेंज हुआ, कितने परसेंट चेंज हुआ, कौन बताएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे ये मार्कर है, मान लो मार्कर है, अब ये मार्कर 25 रुपये का था, अभी 20 रुपये का हो गया, प्राइस कम हो गया, तो लोगों ने कहा भैया भैया मार्कर सस्ता हो गया, चलो और मार्कर खरीद लेते हैं। जल्दी जल्दी मार्कर, सब लोग दौड़ते गए मार्कर खरीदने। अब मार्कर खरीदने गए तो प्राइस में कम होने की वजह से डिमांड तो बढ़ी, मार्कर लोग खरीदने चले गए, लेकिन कितने गए, कितने परसेंटेज गए? 10%, 20%, 50%, 90%, कितने गए भैया? कौन बताएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। इन द गिवन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, जो उस प्राइस में चेंज होने में कितने परसेंट का प्राइस में चेंज हुआ और उसके डिमांड में कितने परसेंट का चेंज हुआ। कितने परसेंट का चेंज हुआ प्राइस में? 50% का। और कितने परसेंट का चेंज हुआ डिमांड में? ठीक है, 50% मान लो 25 से 20 में आ गए, ठीक है, तो जितने भी परसेंट हो वो निकाल लेना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसको रफ करूँ, चलो। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैंने परसेंटेज बना दिया, आप लोग परसेंटेज लिख देना, ठीक है। अब परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड या परसेंटेज इन प्राइस, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ठीक है। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब डेल्टा क्यू होता क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डेल्टा क्यू, क्यू, डेल्टा पी और पी। लोग कंफ्यूज होते हैं क्या है ये। डेल्टा क्यू का मतलब है कितने परसेंट का क्वांटिटी में चेंज। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग बात करेंगे भी। डेल्टा क्यू मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। जैसे मान लो, समझा देता हूँ, देखो ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, समझ में आ रही बात। प्राइस 10 था, प्राइस 20 हुआ, क्वांटिटी 100 थी, क्वांटिटी 100 से 120 हुई, ठीक है। तो कितने परसेंट का चेंज प्राइस में हुआ, ठीक है, और उसको कितने परसेंट का चेंज हुआ, 10 से 20, तो जितना परसेंट हुआ होगा, सॉरी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, कितने का प्राइस में चेंज हुआ। प्राइस 10 था, 10 से 20 हुआ, कितने का प्राइस चेंज हुआ, 10 का ना, तो वहां पे लिख देना डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, ठीक है, चेंज इन प्राइस। और यहाँ पे क्या है, 100 से 120, डेल्टा क्यू कितने की क्वांटिटी चेंज हुआ, 20, तो डेल्टा क्यू को ये भी क्या लिख दोगे, 20। और क्यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है भाई, पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, 100 थी, तो आप लोग क्या लिखोगे, इसे मान लो यहाँ डेल्टा क्यू अपॉन क्यू लिखा है इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा क्यू के ये भी क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू कितने का चेंज हुआ, 100 से 120, 20 का, डेल्टा क्यू की जगह पे 20। क्यू में कितना हुआ, क्यू मतलब पहले कितना था, 100, अपॉन में कितना, 100। इसको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा डिटेल में बताऊंगा, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। अभी खाली लिख लो क्या होता है, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, और पी का मतलब इनिशियल प्राइस, मतलब स्टार्टिंग में जितना प्राइस था वो इनिशियल प्राइस, ठीक है। ये चीजें होती है, और इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये भी एक आपका फॉर्मूला होता है इस तरह से लिखने का। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या देखा हम लोगों ने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में कितना चेंज हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, थोड़ा कि ज़्यादा। उसके बाद 3 तरह के होते हैं, प्राइस, इनकम, क्रॉस। तो हम लोग पहले प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड देख रहे हैं, जिसमें प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, वो कौन बताएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका फॉर्मूला है ईपी इक्वल टू परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज को हम लोग डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 लिखते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसको मतलब लिखा दिए कौन क्या क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर आगे हम लोग देखते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।
हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरह के हैं, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है बेटा वो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, दूसरा होता है लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक, थर्ड होता है यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ है आपका हाईली इलास्टिक या फिर इलास्टिक डिमांड, एंड द लास्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। क्या है एक एक आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ नॉर्मली समझ लो, परफेक्टली इलास्टिक को हम लोग EP इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं, लेस इलास्टिक को हम लोग EP लेस देन 1। क्या है एक एक चीज़ बताऊंगा, अभी देखो खाली लिख लो। यूनिटरी इलास्टिक यानी कि EP इक्वल टू 1, हाईली इलास्टिक का मतलब होगा आपका बेटा EP ग्रेटर देन 1, और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होगा EP इक्वल टू इन्फिनाइट। इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरह से परफेक्टली इलास्टिक को EP इक्वल टू 0 से, बाकी जैसे लिखा है वैसे, ठीक है। अब ये है क्या, देखो सबसे पहले बात समझो, मैंने बताया आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या बताया, जस्ट अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो कौन बताता है हमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब ये 5 कैटेगरी है, समझ रहे हो। तो पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, द फर्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब क्या है, देखो इलास्टिक का मतलब चेंज होना, इनका मतलब नो चेंज। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी कि प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब देखो समझना, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट वाला हम लोग ले रहे हैं, सो ये है, आप इस तरह से टेबल ले लो, यहाँ पे मैंने लिया प्राइस, यहाँ पर मैंने लिया क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। थोड़ा सा स्कोर बड़ा कर लेते हैं, ठीक है सर। अब देखो समझो, प्राइस पहले कितना था 10, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी पहले बेटा 100, ठीक है। फिर प्राइस कितना हो गया 20, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 100। मतलब समझ रहे हो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब प्राइस में चेंज हो लेकिन डिमांड में चेंज नहीं हो, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा जी परफेक्टली इन इलास्टिक। समझे कि नहीं समझे। इसी को अगर हम कर्व में दिखाएंगे तो कैसे बनेगा, ये हो गया आपका बेटा एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे ले लिया मैंने 0, यहाँ पर मैंने लिया प्राइस, यहाँ पर नीचे ले लो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड। तो अब बताओ यहाँ पर 0 है, क्वांटिटी डिमांड अगर हम लोग ले लें 100 है ना, तो 50 ले लिया, यहाँ पर 100 ले लिया, यहाँ पर 150 ले लिया। यहाँ पर प्राइस में कितना ले लें 5 ले लिया, यहाँ पर मैंने 10 ले लिया, यहाँ पर मैंने 15 ले लिया, ठीक है। अब इसका कर्व कैसे बनेगा, देखो 10 पे कितना है 100, 10 कहाँ है यहाँ, 100 कहाँ है यहाँ, यानी कि कुछ यहाँ पर बनेगा, हाँ कि ना, ठीक है सर। उसके बाद बताओ दूसरे में क्या है 20 यहाँ 100 यहाँ, तो प्राइस 20 तक है, 1 मिनट, तो 20 तक लो, जगह नहीं है यहाँ पे ले लो, मान लो यहाँ पे आपका प्राइस 20 होगा, ठीक है। तो अब मान लो प्राइस आपका कितना है 20 और डिमांड कितनी 100, तो 20 पे कितना 100, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या ऐसे ही आएगा। तो नॉर्मली कैसे बनेगा, ये बनेगा, कुछ समझ में आ रही बात। तो ये किस तरह से बन रहा है, तो स्ट्रेट पैरेलल बन रहा है, किसके, प्राइस के। मतलब कहने का क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ। प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी 100 थी, प्राइस 20 हुआ तो डिमांड कितनी है 100 है, प्राइस 15 हुआ तो डिमांड कितनी है 100 है। यानी कि प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं समझे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर है। यहाँ पे इसको लिख देना इस तरह से कि EP इक्वल टू 0 यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इस तरह से आपको करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग नंबर 2 पर चलते हैं और वो है हमारा लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक है। तो लेस इलास्टिक कहाँ पे बना लें, यहाँ पे बना लें, चलो यहाँ बनाते हैं हमारा 2 वाला लेस इलास्टिक। अब लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि बेटा प्राइस में चेंज हो रहा है और डिमांड में भी चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। प्राइस में भी चेंज हो रहा है, डिमांड में भी चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस में जितने % का चेंज है, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज है लेकिन डिमांड में
थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? थोड़ा सा चेंज हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। पहले वाले में प्राइस में चेंज लेकिन डिमांड में कुछ भी नहीं चेंज, यानी कि वो परफेक्टली इन इलास्टिक। लेकिन दूसरे वाले में प्राइस में भी चेंज है, डिमांड में भी चेंज है, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज है और डिमांड में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो कैसे बनेगा सर? देखिए, ये लिया आपने, यहाँ पे आपने लिया प्राइस, यहाँ पे आपने लिया क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस पहले 10 फिर बाद में प्राइस 20। आप अपने हिसाब से भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, पहले क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 100, यहाँ पे भी 100 थी, सेम था। बाद में कितनी हुई बेटा? बाद में कितना हो गया बेटा? फिर 80। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा ना, प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? घटती है। पता कि नहीं बेसिक रूल? प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है। तो इसमें भी क्या हुआ है? प्राइस 10 था, डिमांड भी 100 थी। प्राइस 20 हुआ, डिमांड कितनी हो गई? 80 हो गई। यानी जैसे ही प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गई। लेकिन प्राइस में ज़्यादा का चेंज है, 10 से 20 100%, लेकिन डिमांड में उतने का चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो निकाल के देख लेना, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 और डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 निकाल के देखना, समझ में आए कितने परसेंट का चेंज है। ठीक है, तो प्राइस में ज़्यादा का चेंज है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा सा चेंज है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा भाई? यहाँ पर आपका x एक्सिस, यहाँ पर आपका y एक्सिस। ठीक है सर, चलो प्राइस ले लो। यहाँ पे 0, 5, 10, 15 और यहाँ पर 20। डिमांड में कितना है? 50, 100, 150। अब ये बताओ, प्राइस जब 10 था तो कितनी थी डिमांड? 100। तो 10 पे कितना? इतना। 100 कहाँ पे है? यहाँ पर है। रेड पेन कहाँ चला गया? ये रेड मार्कर। 10 पे 100। ठीक है ना। चलो 20 पे कितना बेटा जी? 80। 20 कहाँ? यहाँ। 80 कहाँ? 80 कहाँ पे होगा? कुछ 20 यहाँ 100 है तो 80 जाहिर सी बात यहीं पर कुछ होगा, ये यहाँ पर होगा। क्लियर है? तो अब क्या कैसा बन रहा है कर्व? देखो ये बन रहा है, दिख रहा है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। कैसा बन रहा है? डाउन। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज तो हो रहा है, देखो चेंज तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा? थोड़ा सा हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पर क्या था? स्ट्रेट था, प्राइस में चेंज था लेकिन डिमांड एकदम वही की वही थी, 100 की 100 थी। देखो इसमें क्या हुआ? चेंज हुआ, तो पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ हुआ, मूवमेंट हुई है, थोड़ा सा हुआ, लेकिन उतना चेंज नहीं हुआ जितना, मतलब इसमें चेंज हुआ लेकिन प्राइस के हिसाब से बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, प्राइस में ज़्यादा चेंज है, डिमांड में थोड़ा सा चेंज हुआ है। समझ में आई बात? क्लियर है? यहाँ पे बना लो ऐसे ऐसे करके, बनाना चाहो तो। ठीक है, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? तो दो हो गया, लेस इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? EP लेस देन 1, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? हाँ कि ना बोलो जल्दी से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? चलो थर्ड देखते हैं बेटा, यूनिटरी इलास्टिक। क्या देखते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। चलो यहीं पे बना के देखें, स्पेस तो है ना। चलो यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है? ये बोल रहा है कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही किस में चेंज हो रहा है? डिमांड में चेंज हो। जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में भी चेंज होना चाहिए। ठीक है सर, चलो देखते हैं। तो अब ये बताओ, हम लोग ले लेते हैं एक अज्यूम करके, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। ठीक है, ये प्राइस हो गया आपका, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। ये आपका प्राइस यहाँ पर 10 है, यहाँ पर आपका प्राइस कितना हो गया बेटा? 20 हो गया। ठीक है, क्वांटिटी पहले मान लो मैंने पहले ले ली कितनी? 100 ले ली। ठीक है, अब प्राइस 10 से 20 हुआ, यानी कि 100% का चेंज है। तो क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट का चेंज? 100% का चेंज। यूनिट इलास्टिक बोलता है कि जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज। पहले में क्या था? प्राइस में चेंज लेकिन डिमांड में नो चेंज। दूसरे में था प्राइस में चेंज बट डिमांड में थोड़ा सा चेंज। अब की बार क्या हुआ? प्राइस में चेंज तो डिमांड में डबल दुगुना चेंज। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लो, प्राइस जब 100 था तो डिमांड कितने की थी? 200 की थी। कितने की थी? 200 की। अब प्राइस 10 से 20 हो गया, यानी कि प्राइस क्या हुआ? बढ़ा। और जब प्राइस बढ़ता है बेटा तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। प्राइस बढ़ता है, डिमांड क्या होती है? कम होती है। तो पहले 200 था तो बाद में कितना हो गया? 100 हो गया। 100% का चेंज प्राइस में, 100% का चेंज डिमांड में। इसका बनाओ कर्व कैसे बनेगा? चलो देखते हैं। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। ये बताओ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा?
हाँ सर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लो 0, यहाँ पर ले लो प्राइस, यहाँ पर ले लो क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और प्राइस पहले कितना था 5, फिर कितना हुआ 10, फिर कितना हुआ 15, फिर कितना हुआ 20, यहाँ पर कितना हुआ 50, 100, 150 और 200। क्लियर है? चलो अब ये बताओ, प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 200, 10 पे कितना 200। कहाँ है भाई? यहाँ पे ले लो पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद प्राइस जब 20 हो तो डिमांड कितनी हो गई 100 हो गई। तो 20 पे कितना, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ कैसा बन रहा है, ये बन रहा है स्ट्रेट, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर देखो कैसा था, पहले वाले में क्या था स्ट्रेट था, दूसरे वाले में क्या हुआ थोड़ा सा चेंज था, तीसरे वाले में क्या चेंज है एकदम एग्जैक्ट चेंज आ रहा है। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनि इलास्टिक, यानी कि प्राइस में जितना चेंज उतना ही डिमांड में चेंज। कैसे बनेगा भैया, लेके आओ नीचे 10 पे कितना था 200, लेके आओ, स्केल से बनाना एकदम स्ट्रेट बन के आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बेटा जी यूनिट इलास्टिक, यानी कि EP इक्वल टू 1। क्या हो गया EP इक्वल टू 1, समझे कि नहीं समझे? ये थर्ड हो गया। क्लियर है? चलो कितना बचा आपका बेटा, 2 बचा, एक हाईली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। इसको रफ कर दूं, यहीं पे बनाता हूँ ताकि आप बाद में लास्ट में देख सको, फ़र्क समझ सको कि चारों पाँचों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए हाईली इलास्टिक बनाते हैं, ठीक है। हम लोग हाईली इलास्टिक कहाँ बनाया जाए, जगह तो दिख नहीं रही, यहाँ बनाते हैं, इसको रफ करते हैं। 2 बचे हाईली और परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। चलो 3 समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं है? हाँ कि ना, जल्दी बोलो। इसी में ही पूरा कर दूंगा पूरा, ठीक है, कंप्लीट। अब आपका आता है 4th पे हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक में क्या मतलब क्या है, प्राइस में चेंज है। जैसे लेस इलास्टिक था ना ये इन इलास्टिक, यानी कि प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ और डिमांड में थोड़ा सा चेंज, इतना सा चेंज। अब की बार हाईली इलास्टिक में क्या है, प्राइस में यूँ इतना सा चेंज है, कितना चेंज है थोड़ा सा चेंज है, और डिमांड में इतना सारा चेंज, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज। तब क्या होगा भाई, चलो देखते हैं, यहीं पे बनाते हैं भाई, जगह का तो बहुत कम बची हुई है। ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस पहले कितना था 10, ठीक है सर। क्वांटिटी डिमांड कितनी थी आपकी थी, मान लो 300, कितनी थी 300, ठीक। प्राइस में चेंज हुआ थोड़ा सा, प्राइस बढ़ गया 15 रुपये का हो गया। अब प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, डिमांड 300 से डायरेक्ट कहाँ पे आ गई 100 पे आ गई। समझ में आ रही बात? प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 300, और प्राइस से 5 रुपये का चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ 50% का, और डिमांड 300 से कहाँ आ गई 100 में आ गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाईली इलास्टिक, ठीक है। तो कर्व कैसे बनेगा इसका, बनाओ भाई। ये हो गया आपका बेटा x एक्सिस, ये हो गया आपका बेटा y एक्सिस। यहाँ पे ले लो 0, यहाँ पे साइड में प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। कितने कितने का ले लें, 5, 10, 15, 20, ठीक है सर। प्राइस कितने कितने का ले लें, 50, 100, 150, 200। जगह तो है नहीं, थोड़ा सा लंबा करो भाई, 250, और फिर कितना हो जाएगा 300। ये आपका x एक्सिस हो गया। अब ये बताओ प्राइस 10 था, कितनी डिमांड 300, 10 कहाँ, 10 का दम देखते हो नहीं देखते हो, अच्छा है नहीं देखते हो, बंद हो गया, ठीक है। तो प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 300, 10 पे कितना 300, हाँ कि ना, ठीक है सर। 15 पे कितना 100, 15 कहाँ यहाँ, 100 कहाँ यहाँ, कुछ यहाँ, ठीक है। समझ में आ रही बात? पॉइंट A और ये आपका पॉइंट B, इसको मिलाओ। ये कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फ़र्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये हो गया आपका हाईली इलास्टिक। क्या हो गया हाईली इलास्टिक। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, EP इक्वल टू EP ग्रेटर देन 1। जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्राइस जो है, इलास्टिसिटी जो है A1 से ज़्यादा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे हाईली इलास्टिक, ठीक है। क्लियर है? क्या बोलेंगे हम लोग हाईली इलास्टिक, या फिर सिर्फ इलास्टिक भी बोल सकते हो। ये आपका 4 हो गया कंप्लीट। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब 5वां देखो भैया, 5वें में क्या बोल रहा है, 5वां आपका है
परफेक्टली इलास्टिक। पहले वाले में क्या था? परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड द लास्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक में अगर हम लोग जाएँ तो यही भी बना लेते हैं। फिफ्थ इज, यहाँ पर ले लो प्राइस, यहाँ पर ले लो क्वांटिटी डिमांडेड। जी सर ठीक है। अब बताओ बेटा जी, मतलब इसका होता है कि प्राइस में नो चेंज। प्राइस पहले कितना था? 10 था, बाद में कितना है? 10 है। डिमांड पहले कितनी थी? 100 है, बाद में कितनी है? 150 है। ठीक है, प्राइस 10 ही है तब भी 200 है। कहने का मतलब क्या है? प्राइस में नो चेंज, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है और डिमांड हमारी बढ़ती चली जा रही है। ये मत सोचना सर इसमें 3 ले लिए, 2 ही ले सकते हो, समझाने के लिए 3 ले लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। पहले वाले में क्या था? प्राइस में चेंज था, डिमांड में कोई चेंज नहीं था। प्राइस में चेंज था, डिमांड में कोई चेंज नहीं था। ये वाले में क्या है? प्राइस में चेंज है लेकिन डिमांड में भी, प्राइस में चेंज नहीं है लेकिन डिमांड में चेंज है। इसमें क्या है? प्राइस में चेंज है, डिमांड में कोई चेंज नहीं। प्राइस में चेंज है, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं। लेकिन इसमें क्या है? प्राइस में कोई भी चेंज नहीं, डिमांड में चेंज है, उल्टा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कैसे बनेगा इसका कर्व भाई? कहाँ पर बनाया जाए? यही बनाते हैं, थोड़ा सा जगह का बना के। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। सर ठीक है, प्राइस ले लो 5, 0, फिर ले लो 5, फिर ले लो 10, फिर ले लो 15। यहाँ पर आओ, क्वांटिटी डिमांडेड में 50, 100, 150 और 200। ठीक है, तो 10 पे कितना? 100। 10 पे कितना? 100। तो 10 पे 100, 10 पे 150, फिर 10 पे 200। क्या बता रहा है? ये बन रहा है पैरेलल, किसके? एक्स एक्सिस के। मतलब कहने का क्या है कि ये आपका क्या शो कर रहा है कि डिमांड देखो 100 हुई, 150 हुई, 200 हुई, डिमांड में चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस 10 का 10 ही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? EP इक्वल टू इन्फिनाइट। समझ में आई बात? ये 5 पॉइंट आपके डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझो, एक बार में ना हो तो प्रैक्टिस कर लेना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और उसको बना के देखना। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका आगे आता है बेटा, वो है आपका मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ तो बेटा देखो, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के 3 मेथड हैं। पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एंड द थर्ड इज ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग मेथड हैं। पहला मेथड जो आपका था परसेंटेज मेथड, जो कि अभी हम लोगों ने किया, मैंने बताया। इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे और जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे वो सिर्फ किसके हैं? परसेंटेज मेथड के। ज्योमेट्रिकल टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, पेपर में पूछ सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नॉर्मली आपको जो न्यूमेरिकल बनेगा वो किससे बनाएगा? परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड मैंने बताया था आप लोगों को, EP इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही बताया था, जिसको कि हम लोग डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। याद है कि नहीं याद है? इस तरह से भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है कौन सा मेथड भाई? परसेंटेज मेथड। इसी के बारे में हम लोग पढ़ ही रहते थे, जैसे कि इलास्टिक डिमांड कैसे होती है, परसेंटेज मेथड। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड क्या है, इसकी मैं क्लिप आपको इसमें ही इसी वीडियो में अटैच कर दे रहा हूँ और उसको आप लोग देख लो। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब की पूरे टॉपिक की वीडियो अटैच कर रहा हूँ। उसको आप लोग देखो, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले ही पढ़ाया हुआ दोबारा का कोई मतलब नहीं बनता है। तब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। बस आपको इस चैप्टर न्यूमेरिकल बचेगा, वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, आपका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आ रही है, देखो, जो डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, ओके।
तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है? देखो टोटल एक्सपेंडिचर का मेथड का मतलब है कि मान लो कि जो प्राइस है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है, उसकी हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं कि डिमांड कैसी है। भाई आप लोग ने पढ़ा है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। ये सारी चीज़ें पढ़ के और ना अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, वो सब अलग बात है। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है। तो प्राइस रिलेटेड पढ़ के आए थे, है ना। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा परसेंटेज मेथड। अब देखो ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, ये बोल रहा है कि इसमें कैसे पता करें कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, डिमांड में थोड़ा चेंज हो रहा है कि डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो इसको पता करने का मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखो मान लो ये आपका प्राइस है, क्या है बेटा? ये आपका प्राइस है, ये आपका है क्वांटिटी डिमांडेड। देखो ध्यान से देखो, 5 मिनट के अंदर एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा है ये आपका P/Q टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या है? ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप समझना बात को। देखो जब प्राइस ले लेते हैं हम लोग 30, कितना ले लेते हैं बेटा? 30 रुपीज़ प्राइस लिया और बाद में प्राइस इसका 20 रुपये हो गया। तो मानो जब प्राइस 30 रुपये था, जब प्राइस 30 रुपये था तो क्वांटिटी डिमांड कितना करते थे हम लोग? करते थे 40। कितना करते थे बेटा? 40। कितना करते थे? 40, है ना। नॉर्मल सी बात है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अलग अलग कंडीशन है, कभी प्राइस घटने में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कभी थोड़ी बढ़ती है, कभी मॉडरेट रहती है ना। तो अलग अलग कंडीशन है। तो मान लो प्राइस जब 30 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 40। लेकिन जब प्राइस 20 हुआ, प्राइस घटा तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो डिमांड हो गई 70। कितनी हो गई? 70, ठीक है। अब मानो ये बताओ, जो हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, इसका तरीका है P/Q। नॉर्मल भी देखो, प्राइस 30 रुपए का है, क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 40। तो 40 का 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 1200। कितना आएगा बेटा? 1200 आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हमारा? 1200। जब प्राइस 30 रुपए के हिसाब से मैं 40 क्वांटिटी डिमांड करता था तो कितना था? मैं टोटल मेरा खर्चा कितना था? 1200 रुपए। अब जब प्राइस मेरा 20 रुपए हो गया, डिमांड में कितने ही कर रहा हूँ? 70 कर रहा हूँ, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा मेरा? 1400 रुपीज़। कितना होगा? 1400 रुपीज़। अब ये बताओ जल्दी से, प्राइस और एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, तो यहाँ पर डिमांड से मतलब नहीं होगा, किससे मतलब होगा? एक्सपेंडिचर से। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन है? भाई प्राइस घट रहा है और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्राइस घट रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि कैसा रिलेशनशिप है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कि जब एक में घट रहा हो और एक में बढ़ रहा हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। अगर इनवर्स रिलेशनशिप होगा, एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा EP ग्रेटर देन 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्राइस क्या होगी? ज़्यादा होगी हमेशा 1 से। ये तो पढ़ क्या है ना, EP इक्वल टू 1, ED इक्वल टू 1, ED ग्रेटर देन 1, ED लेस देन 1, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो तभी आप इसका मतलब समझ पाओगे। तो अगर वो पढ़ रहे होगे तभी आप ये टॉपिक देख ही रहोगे, पहली बात तो, ठीक है। तो EP ग्रेटर देन मतलब यहाँ पर क्या है कि डिमांड कैसी है यहाँ पर आपकी? EP ग्रेटर देन 1 हाईली डिमांड है। क्या है? हाईली इलास्टिक है। क्या है? हाईली इलास्टिक है। मतलब जब ऐसा साइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक या फिर इलास्टिक। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब देखो कैसा रिलेशन, जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, प्राइस घटेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो वहां पर हाईली इलास्टिक डिमांड होगी, EP ग्रेटर देन 1। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरे में और क्लियरिटी मिलेगी। ये है आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। गर्मी बहुत है यार बच्चों, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से, प्राइस कितना है? प्राइस पहले कितना था? 30, बाद में कितना हुआ? 20। क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? पहले 40, ठीक है। अब देखो पहले प्राइस था 30 तो डिमांड कितनी थी? 20। प्राइस 20 हुआ, घटा, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइस घटा तो डिमांड 40-70 हो गई थी। लेकिन अब मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है, जब प्राइस घटा तो डिमांड तो बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी। कितनी बढ़ी? 40-70 हुई थी, इस बार कितनी हुई? 40 से 50 हुई। तो अब क्या होगा? 30 का 40 से मल्टीप्लाई यानी 30-40 से मल्टीप्लाई तो 1200, और 20 का 50 से मल्टीप्लाई यानी कि 1000। अब ये बताओ मुझे कि प्राइस तो घटा
लेकिन एक्सपेंडिचर भी घटा। यहाँ पर क्या था, प्राइस घटा तो एक्सपेंडिचर बढ़ा था, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस घट रहा है तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। और ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस भी घटे एक्सपेंडिचर भी घटे, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। और यहाँ पर कौन सा हो, जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा वहाँ पर होगा EP ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, सॉरी लेस देन 1 होगी, क्या होगी, लेस देन 1। अगर मान लो इनवर्स रिलेशनशिप होगा वहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ पर क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब प्राइस घटेगा तो एक्सपेंडिचर भी घट रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। ठीक है, लास्ट देखो, लास्ट में क्या करना है, ये है आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, और लास्ट में है टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसको कैसे दिखाएंगे बेटा, देखो ध्यान से, आपका प्राइस है 30, आपका प्राइस है 20। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड पहले हम लोग करते थे 40। ठीक है, अब की बार देखो बढ़ी तो थी, यहाँ पे ही बढ़ी, यहाँ पे भी बढ़ी, लेकिन यहाँ पर कितनी हुई, 60 हुई। अब 60 है अगर, तो 30 का 40 से मल्टीप्लाई 1200, 20 के 60 से मल्टीप्लाई 1200। अब देखो क्या हुआ भाई, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, 1200 तब भी 1200 तब भी। तो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप हुआ, यहाँ पर होगा बेटा जी नो रिलेशनशिप। क्या होगा, नो रिलेशनशिप। देख रहे हो, रिलेशनशिप नहीं है, एकदम अकेले हैं ये, समझ में आ रही बात, तो नो रिलेशनशिप। बहुत से बच्चे हंसने लगे होंगे ना, मज़ा आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप नहीं है, एकदम टेंशन फ्री है, बेहतरीन पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, वहाँ पर कोई चेंज नहीं है, और जब कोई चेंज नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, EP = 1। क्या होगा, 1। समझ में आ रही बात, वहाँ पर क्या होगा, EP = 1। क्लियर है, समझ में आई बात कि नहीं आई, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ बेटा जी, कि अभी भी नहीं हुआ? हो गया, चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आपको आ गया। अगर इसी चीज़ को हम लोग कर्व में बनाएं, अगर इसी चीज़ को मैं कर्व में बनाऊँ तो अब कैसे बनेगा, इसको मिटा दूँ, चलो ठीक है। ये अगर EP = 1 है तो वहाँ पर क्या होगा, यूनिट इलास्टिक। EP ग्रेटर देन 1 था तो हाईली इलास्टिक। EP लेस देन 1 है तो वहाँ पर क्या होता है, लेस इलास्टिक, है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हाई इलास्टिक, यहाँ पर क्या लेस इलास्टिक, यहाँ पर क्या यूनिट इलास्टिक। अगर इसी को हम लोग कर्व के फॉर्म में बनाए तो देखें तो कैसे बनेगा भाई, देखो इसका कर्व ऐसे बनता है। आपने लिया ये एक स्ट्रेट लाइन लीजिएगा, ठीक, फिर आप यहाँ पे लीजिएगा सीधी, चलो भाई ले लिया, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका बेटा y एक्सिस। अब ये बताओ, इधर हमने लिया प्राइस, इधर साइड हम लोगों ने क्या लिया, अपना प्राइस, और इधर साइड हम लोगों ने क्या लिया, क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिया बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें आपको करना क्या है, इस साइड प्राइस है, जाहिर सी बात है 10, 20, 30, 40 प्राइस, जितना ऊपर जाओगे प्राइस बढ़ेगा, और इधर जितना भी आगे जाओगे वहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अरे क्वांटिटी लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर लिखो टोटल एक्सपेंडिचर। रिलेशनशिप किसके बीच में बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में ना, इनके और इनके बीच में बताना ना। तो ये प्राइस और ऊपर जाओगे भाई, यहाँ मान लो आपका 10 है, यहाँ आपका 20 है, यहाँ आपका 30 है, यहाँ आपका 40 है, यहाँ आपका 50 है, यहाँ आपका 60 है, यहाँ 70 है, यहाँ 80 है, यहाँ 90 है, यहाँ 100 है, यहाँ 110 है, यहाँ 120 है। ये क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर क्या है आपका, मान लो यहाँ पे आपका 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 400 है, ठीक है, 5, 6, 7। समझाने के लिए मैंने लिखा है खाली, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए लिखा है, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं लिखने की। इसका कर्व बनता कैसे है, देखो ऐसे बनता है कुछ, ये रहेगा आपका यूं, यूं और यूं, इस तरह से बनता है। इस तरह से क्या मतलब है, टोटल एक्सपेंडिचर का कर्व है ये। कैसे बनता है भाई, देखो अब यहाँ पे समझना, प्राइस ऊपर है ना, 120 है ना, जब प्राइस 120 है तो है ना, यहाँ पे पहली लाइन जा रही है, मतलब जब प्राइस 120 है तो एक्सपेंडिचर क्या है, कुछ यहाँ पर है। अब देखो प्राइस 110 हुआ तो एक्सपेंडिचर क्या आगे गया, एक्सपेंडिचर देखो आगे, प्राइस कम हो रहा है, देख लो प्राइस कम हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। फिर देखो प्राइस 100 से 110 से 100 हो गया,
लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। तो जब प्राइस कम होता है और एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, ईपी ग्रेटर देन 1 बेटा जी। क्या होता है, ईपी ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई, क्लियर है। आगे देखो, प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। यह कहाँ पर होता है, अब इसको रोकते हैं। यहाँ पर देखो प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। इसकी बात कर रहा हूँ अभी, प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्राइस 80 है लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। देखो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कोई चेंज ही नहीं है। ये क्या था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये क्या है, चेंज ही नहीं है। मतलब ये वाली लाइन देखो, प्राइस 70 हो गया, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं। प्राइस 60 हो गया, कोई चेंज नहीं। मतलब प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस कम हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। डेट मीन्स ये क्या हो गया, EP इक्वल टू 1। समझ पाई बात, क्लियर है। चलो आगे देखो, यहाँ पर प्राइस 30, यहाँ पर प्राइस कितना है 20। तो अब देखो प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। सॉरी ये थर्ड वाला देखो, प्राइस कम हो रहा है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या है, कम हो रहा है। प्राइस भी कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर देखो प्राइस 30 है, एक्सपेंडिचर यहाँ, प्राइस 20 है, एक्सपेंडिचर यहाँ, प्राइस 10 हुआ, एक्सपेंडिचर यहाँ, प्राइस 15 हुआ, एक्सपेंडिचर यहाँ। यानी कि ये क्या होगा, EP लेस देन 1। क्या होगा, EP ग्रेट लेस देन 1। मतलब यहाँ से जो अब डिमांड क्या है प्राइस की, लेस देन 1 है। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है। धीरे यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, जैसे जैसे कम हो रहा है। तो यहाँ पे EP लेस देन 1, इसको नाम दे सकते हो आप T1 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ये। हाँ समझ पाई बात। तो इस तरह से आप कर्व में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हुई बात कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है अगर तो ले लो बेटा जल्दी से। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको बता। हाँ तो चलिए अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड को ही हम लोग पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देख लिया, अब देखते हैं ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है। तो ज्योमेट्रिक मेथड का मतलब समझते हो ना, ज्योमेट्री पढ़े होगे मैथ्स में पहले से। तो जब आप जो एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बताओगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड। कैसे होता है देखो ध्यान से समझो। मान लो आपने ये कर्व बना रखा है भाई, एक आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अभी समझाऊंगा, पहले देखो क्या करना है। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको मान लेते अपना 0। ठीक है, तो अब यहाँ से मान लो एक आपकी लाइन गई हुई है। क्या गई है, आपकी एक लाइन गई है। जी सर ठीक है। अब ये बताओ जो लाइन आपकी गई है तो सबसे नीचे है ये। ठीक है, अभी आपने पढ़ा ना AD इक्वल टू 0, AD इक्वल टू 1, AD लेस देन 1, AD ग्रेटर देन, पढ़ा है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि कब ज़्यादा होती है कब कम होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से देख लिया आपने, कैसे मालूम चलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी देख लिया। ज्योमेट्रिक मेथड में आपको भाई इस तरह से आपने कर्व बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नीचे है, सबसे नीचे का मतलब क्या है, ED इक्वल टू 0। माइंड में सेट कर लो, अगर सबसे नीचे है ED इक्वल टू 0, एकदम अगर मान लो मिड पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर है मान लो तो ED इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर है तो क्या होगा, ED इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर है ED इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिमांड इक्वल है, जितना प्राइस उस हिसाब से डिमांड भी है। और तीसरा क्या है, ED इक्वल टू 0, यहाँ पर डिमांड क्या है ही नहीं, डिमांड में चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में तो यहाँ पर क्या होगा, ED लेस देन 1। ठीक है, कैसे, 0 से ज़्यादा 1 से कम, समझ लो 0 से ज़्यादा है 1 से कम है, ED लेस देन 1। यहाँ पर क्या है, 1 से ज़्यादा है 1 से ज़्यादा है, इन्फिनाइट से कम है, यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ED ग्रेटर देन 1। अभी तक तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड सीख गए थे ना, और जो आपका पहला वाला मेथड था परसेंटेज मेथड वो भी सीख गए थे। अब इस मेथड से देखो आपने इस तरह से देख लिया। तो अब जब आप कर्व बनाओगे तो आपको जिस पॉइंट पर डिमांड दिखेगा, अगर इस पॉइंट पर दिखेगा यानी कि आपकी डिमांड क्या है, 1 है, मतलब इक्वल है प्राइस के। यहाँ पर दिखेगा तो ज़्यादा है, यहाँ पर दिखेगा तो क्या है, बिल्कुल चेंज ही नहीं है, यहाँ पर दिखेगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, ये आपने बना लिया। अब सपोज मान लो, समझने के लिए सपोज मान लो ये जो आपकी टोटल लाइन है ये कितनी है, 8 है। टोटल जो लाइन है, टोटल जो आपकी ये लाइन खींची है कितने सेंटीमीटर है बेटा, 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो समझ में आएगा। तो ये मान लो ये पॉइंट क्या हो गया, ये जो इतना हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, टोटल मिला कितना हो गया, 8। तो टोटल ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है, देखो लिखा है ना। तो अगर इसको हम नाम दे दें,
तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ये हो गया हमारा पॉइंट सी, ये हो गया हमारा पॉइंट डी, और ये पॉइंट हो गया हमारा ई। ठीक है, आप इसको चाहो तो पी क्यू आर एस जो भी चाहो वो भी दे सकते हो, हमने ए बी सी डी ई दे दिया। ठीक है, अब ये होने के बाद अब हम लोगों को पता करना है कि कौन से पॉइंट पर कहाँ पर डिमांड हमारी कितनी रहेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग निकालें, अगर नंबर 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट ए पर कितनी होगी, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले याद रख लो कभी भी। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट, ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, लोअर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फॉर्मूला, ईडी इक्वल टू, अभी बताता हूँ लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, कौन से पॉइंट पर पता कर रहे हैं बेटा हम लोग, पॉइंट ए पर। अब पॉइंट ए पर देखो लोअर सेगमेंट क्या है, पहले तो पॉइंट ए कहाँ है, ये आपका क्या है बेटा, पॉइंट ए है, हाँ कि ना, पॉइंट ए है। तो इसका लोअर सेगमेंट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि पॉइंट ए पे लोअर सेगमेंट क्या होगा, पूरी लाइन, यानी कि 2 4 6 8 लोअर सेगमेंट क्या ए, पॉइंट ए है ये आपका, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर सेगमेंट है, तो लोअर सेगमेंट कितना है बेटा आपका 8। और अपर सेगमेंट क्या होगा, अपर सेगमेंट यानी कि यहाँ पे हो, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यानी कि अपर सेगमेंट क्या है आपका 0। तो अगर हम लोग 0 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कभी भी 0 से 8 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनाइट। तो इसलिए इस पॉइंट पर क्या होता है बेटा जी, ई डी इक्वल टू इन्फिनाइट। अब समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब देखो दूसरा देखोगे और समझ में आएगा। नंबर 2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी। दूसरा मार्कर कहाँ चला गया, बड़ा लाइट चल रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं, देखते रहो, चेंज करता हूँ बाद में। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी, क्लियर है ना, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, बार बार लिखने का मतलब है, चलो लिख देता हूँ, ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है सर, अब लोअर सेगमेंट क्या है, कौन से पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी है, तो बी से लेके ई है, बुक में आप कैसे लिखा होगा, लोअर सेगमेंट आपका बी ई है। ठीक है, और अपर सेगमेंट लिखा होगा ए बी है या वे बी ए है। ठीक है, इस तरह से भी आपका लिखा होगा। तो ये मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो, बी ई अपॉन बी ए है, तो बी ई कितना है आपका 2 4 6। भाई इलास्टिसिटी डिमांड एट पॉइंट बी पे कितना है, पॉइंट बी पे आओ, पॉइंट बी है ये आपका 2 4 6, तो लोअर सेगमेंट कितना है आपका बेटा 6। अपर सेगमेंट कितना है आपकी बात देखो, ऊपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 2। अगर हम लोग 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 क्या है आपका, मोर देन 1, तो एक से ज़्यादा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हाई इलास्टिक है, मतलब डिमांड में क्या ज़्यादा चेंज हो रहा है, इलास्टिक डिमांड है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ईडी, ईडी ग्रेटर देन 1। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब थर्ड देखो बेटा, थर्ड पॉइंट पर इलास्टिसिटी, समझ गया ना कैसे करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट, एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे देखना है भाई, की बार हम लोग को सी पे। तो सी पे क्या होगा, देखो अभी 1 आएगा, यहाँ पे 1 है ना, तो देखो ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, शॉर्ट में लिख दिया, यूएस का मतलब अपर सेगमेंट है। ठीक है, समझ लेना। अब लोअर सेगमेंट कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ, यानी कि 2 और 4, तो लोअर सेगमेंट कितना है हमारा 4। ठीक है, और अपर सेगमेंट क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ, यानी कि 4 से 4 को डिवाइड किया कितना आएगा 1, यानी कि 1 होगा, तो ईडी इक्वल टू क्या होगा 1। अगर आपकी डिमांड इस पॉइंट पर होगी तो वहाँ पर क्या होगा, ईडी इक्वल टू 1। समझ में, जितना चेंज प्राइस में उतना ही डिमांड में भी चेंज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, 4th पॉइंट पे यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए बी सी डी, डी पॉइंट पे। अब डी पॉइंट पे क्या होगा भैया, ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या होता है,
तो लोअर सेगमेंट यहाँ पे कितना है, डी पे 2, ठीक है, डायरेक्ट लिख लो, उसका फॉर्मूला पता हो गया। अपर सेगमेंट क्या है, 2 4 6, ठीक है। अब 6 से 2 को डिवाइड करो, कितना आएगा, अगर 6 से हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 6 3 18, 10 में से 8 गए 2, फिर 0 तक जाएगा 0.33, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, 0.33। मतलब चेंज तो हुआ है डिमांड में, लेकिन कम हुआ है कंपेयर टू, है ना, तो 1 से कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ED लेस देन 1, ठीक है, समझ में आया। और फिर पॉइंट देखो, जल्दी से इसको रफ कर दूँ, चलो, ये आपका हो गया 4th। और लास्ट पॉइंट में क्या होगा भाई, अब तो समझ ही गए होगे, तो लिखना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट E। पॉइंट E पे क्या होगा भाई, ED इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, इसके लोअर नीचे कुछ है नहीं है, तो ऊपर क्या होगा 0, अपर सेगमेंट क्या होगा 8, और 8 से 0 को डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आएगा, 8 से 0 को डिवाइड करेंगे, देखो आपका आएगा आंसर 0। कभी भी 0 से डिवाइड करोगे तो आता है इन्फिनाइट, और अगर 8 किसी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 0। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ED इक्वल टू 0, यानी कि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको करके दिखाना पड़ेगा। इसके न्यूमेरिकल तो क्वेश्चन है नहीं आपके सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें से ज्योमेट्री मेथड पूछ सकता है, कैसे करना है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। इसकी 2 लाइन की मीनिंग है वो लिख लेना नोट्स में, और उसके बाद ये आपको दिखाना पड़ेगा करके, बस दैट्स इट, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आता है तो आने के चांसेस बहुत कम है, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ये हो गया आपको ज्योमेट्रिक मेथड। तो अब इसको हो गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो मतलब तो देख लिया कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, ये देखा था लॉ ऑफ डिमांड। उसके हम लोगों ने देखा इलास्टिसिटी का मतलब, देखा हम लोगों ने इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना चेंज हो रहा है। मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो अब कितनी डिमांड बढ़ती है भाई, 1 2 4 6 कितनी बढ़ती है ना, तो ये कौन बताता हमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मालूम चलता है। ये तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा। अब ये बोल रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इतना प्राइस में चेंज होता है। तो कौन कौन से फैक्टर है, देखो भाई, नंबर 1 पर है नेचर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स मैंने 6 बताए हैं, आप मैक्सिमम 5 से ज्यादा पेपर में नहीं आते, तो कोई भी 5 जो है आप अच्छे से तैयार कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, इसके आने के चांसेस रहेंगे। 2 या 5 शॉर्ट या लॉन्ग कहीं भी ना कहीं बन के आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर क्या होता है, देखो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कमोडिटी पे। देखो कमोडिटी का मतलब सोचते हो जो सामान होता है, तो अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेसेसिटीज की होती है भाई, जिसकी हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो लग्जरीज में आते हैं या कंफर्ट में आते हैं। अभी लग्जरी कंफर्ट एक साथ मान के चलो, दोनों में आते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज है जो नेसेसिटीज की है, जैसे सपोज मान लो कोई आदमी बीमार है, उसको मेडिसिन की जरूरत है, तो अब उसका मान लो उस मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया, उस मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया, तो क्या वो डिमांड को कम करेगा? नहीं करेगा। क्या आपको लगता है आप बीमार हो, क्या डिमांड कम करोगे? आपको इंजेक्शन लगवाना है, वो 100 रुपए का लगता है, अब वो 100 की जगह 200 का हो गया, 250 का हो गया, क्या आप इंजेक्शन लगवाना बंद कर दोगे? नहीं कर पाओगे। या ऐसी कोई भी चीज़ है जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, दाल चावल, ये सारी चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत है ही, तो अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो हम लोग चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है। तो अगर नेसेसिटीज की चीजें हैं तो वहां पर डिमांड कैसी होगी, वहां पर डिमांड कैसी होगी, वहां पर होगी लेस इलास्टिक। क्या होगी? लेस इलास्टिक। मैंने बताया था ना कि डिमांड कैसी होती है, 4 बताई थी, ED इक्वल टू 0, ED लेस देन 1, ED ग्रेटर देन 1, ED इक्वल टू 1, लास्ट चैप्टर बताया था, लास्ट चैप्टर। तो आपको बताना है कि लेस इलास्टिक की इलास्टिक, मतलब हाईली इलास्टिक की लेस इलास्टिक, ठीक है। तो इसमें डिमांड कैसी होगी? लेस इलास्टिक, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक, दोनों एक ही बात है, ठीक है। नंबर 2 लग्जरीज, तो वो यही बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ द कमोडिटी के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर कमोडिटी नेसेसिटीज वाली चीजें हैं तो वहां पर डिमांड कैसी होगी? लेस इलास्टिक। लेकिन अगर लग्जरीज आइटम है, लग्जरीज मतलब वही कार वगैरह है ना, बड़े बड़े आईफोन वगैरह है, अगर उसके प्राइस में चेंज आ गया, भाई मालूम चल रहा है कि आज आईफोन जो है प्राइस उसका कम हो गया है,
तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर कोई ऐसी चीज़ इसका प्राइस ज़्यादा हो गया, डिमांड हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अगर कमोडिटी ऐसी है जो लग्जरीज आइटम्स में आते हैं और उस है ना, तो अगर उसमें कोई भी प्राइस बढ़ता या घटता है तो वहां पर डिमांड कैसी होती है, हाईली इलास्टिक होती है। यानी कि डिमांड में चेंज आता है, कैसी होती है, इलास्टिक। ठीक है, कैसी डिमांड होती है, इलास्टिक, या फिर आप लिख सकते हो हाईली इलास्टिक। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो डिमांड वहां पर कैसी होगी, हाईली इलास्टिक। यहां पर क्या होगी, लेस इलास्टिक। नेसेसिटीज के आइटम में लेस इलास्टिक और लग्जरीज वाले आइटम में क्या होगी, हाईली इलास्टिक। क्लियर हुआ, समझ में आया। आगे देखो दूसरा क्या है, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। दूसरा क्या है आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। यानी कि ये बोल रहा है कि ऐसे कोई भी गुड्स, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, सब्स्टिट्यूट समझते हो, जैसे मान लो आपका पेप्सी है, क्या है आपका, पेप्सी है, तो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कौन होता है, कोक, पता है ना, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कौन है, कोक। तो अगर किसी भी गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, कोक पीने लगेंगे, और कोक पीने लगेंगे तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब डिमांड में चेंज आएगा तो डिमांड वहां पर कैसी होगी, हाईली इलास्टिक। समझ में आ रही बात, ध्यान समझना बात को। बोल रहा है कि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वहां पर कैसा रिलेशन होगा, इलास्टिसिटी कैसी होगी, हाईली इलास्टिक। भाई चेंज हो रहा है ज्यादा। लेकिन अगर मान लो कि पेप्सी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, मान लो कुछ देर के लिए कि भाई एक ही सॉफ्ट ड्रिंक है, वो है पेप्सी, कोक वगैरह तो मिलती ही नहीं, कोई और है ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तब भी डिमांड में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। तो वहां पर कंडीशन क्या होगी भाई, वहां पर कैसी होगी इलास्टिसिटी, डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक। कैसी होगी डिमांड, लेस इलास्टिक। क्यों होगी लेस इलास्टिक, समझना बात को, समझ रहे हो, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं, तो डिमांड में इतना फर्क पड़ेगा ही नहीं। लोग पेप्सी पिएंगे ही पिएंगे, चाहे जो कर लो, आप पियोगे ही पियोगे कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी क्या करोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो पेप्सी का प्रोडक्ट जाके पियोगे। अब कोक का अवेलेबल होता तो भाई इसकी डिमांड में चेंज आता। क्यों चेंज आता भाई, क्योंकि भाई इसको सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो वहां पर क्या होता है, हाईली इलास्टिक होता है। लेकिन जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है किसी प्रोडक्ट का तो वहां पर कैसी डिमांड होती है, लेस इलास्टिक। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या आपका, नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस का मतलब क्या है, यहां पर नंबर ऑफ यूजेस का मतलब है, मान लो कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके कई यूज हो सकते हैं। जैसे सपोज मान लो इसे आपका है मिल्क, क्या है, मिल्क। अब मिल्क क्या क्या है, देखो आपका ऐसी चीज, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जिसका आप कई जगह पर यूज कर सकते हो। बोल रहा है नंबर ऑफ यूजेस, मान लो मिल्क है। अब दूध का क्या है, कई जगह पर यूज होता है भाई, पनीर भी बन सकती है, दही भी बन सकती है ना, अलग अलग जगहों पर काम आता है ना। जूस वगैरह पी सकते हो, बनाना शेक, मैंगो शेक बना के बढ़िया पी सकते हो। तो अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बढ़ता है, मान लो इसका प्राइस, मान लो भी कम हो गया, इसका प्राइस कम हो जाता है, तो क्या डिमांड पे फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई, प्राइस कम हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, जूस पीने बाहर नहीं जाऊंगा, खुद ही बना लूंगा। जितने भी अलग अलग आइटम्स बनते थे दूध के, मैं खुद बना के पीऊंगा। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि भाई प्राइस कम हुआ तो लोग मिल्क क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा यूज करेंगे। तो डिमांड यहां पर कैसी होगी, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्या होगी वहां पर, हाईली इलास्टिक होगी। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसके प्राइस कम होने से, जिसके प्राइस कम होने से डिमांड में चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता, ऐसा कोई भी चीज होता जिसके प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ता है, जिसके कई यूज नहीं होते हैं, जैसे आपके लेडीज के बैंगल्स होते हैं, बैंगल्स समझते हो ना, जो हाथ में पहने जाते हैं, तो अब वो कौन पहनता है, औरतें ही पहनती हैं, और कोई तो पहनता नहीं है। अब उसमें प्राइस में चेंज वगैरह आया तो डिमांड में इतना इफेक्ट नहीं आ पाएगा, और जब डिमांड में इतना चेंज नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, लेस इलास्टिक। तो डिपेंड करता है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसके कई यूजेस है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है जिसके कई यूजेस हो सकते हैं, याद रखना, जिसके कई यूजेस हो सकते हैं, वहां पर क्या होगा, हाईली इलास्टिक, डिमांड में ज्यादा चेंज होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसका यूज ज्यादा नहीं होता है, वहां पर क्या होगा, लेस इलास्टिक। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे देखो,
पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना। जस्ट सपोज मान लो आपको जाना है मुंबई, आपको जाना है मुंबई, ठीक है। अगर आपको कल ही जाना है मुंबई और ट्रेन का टिकट भाई आज के ठंडी दिन है तो एसी से जाना और प्राइस बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। अब एक जगह जाना वो 10,000 रुपये प्राइस है। अब लेकिन कल जाना है, कल मीटिंग है, इमरजेंसी है, अर्जेंट, आपको कल ही जाना है, मतलब जाना है, उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। अगर कोई ऐसी डिमांड है जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, कल पे टाल नहीं सकते हो, तो वहां पर डिमांड क्या रहेगी, वहां पर डिमांड क्या रहेगी आपकी, आपकी इनइलास्टिक रहेगी। क्या रहेगी, लेस इलास्टिक। जहां पर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो वहां पर डिमांड कैसी होगी बेटा, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक क्यों होगी, क्योंकि भाई डिमांड में ज़रा चेंज आएगा नहीं। चाहे जितना प्राइस हो जाए, मुंबई जाने का टिकट 10,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, लेकिन आप जाओगे, आपका वहां पर इतना फर्क नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपकी मजबूरी है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो वहां पर आपको कैसी डिमांड देखने को मिलेगी, लेस इलास्टिक। लेकिन मान लो अगर आप मुंबई जा रहे हो लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले महीने भी जा सकते हो, टेम्परेरी काम है, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, तो वहां पर आपको डिमांड कैसी दिखेगी, चेंज हाईली इलास्टिक। क्या दिखेगी, हाईली इलास्टिक। भाई आपका आपने देखा कि प्राइस सस्ता हो गया, टिकट सस्ता है अभी ट्रेन का या फ्लाइट का, कहीं का भी टिकट सस्ता है, आपको मुंबई जाना है या कहीं भी जाना है, तो आपने देखा सस्ता है तो आपने कहा चलो अब चलते हैं। प्राइस कम हुआ, घूमने निकल गए, प्राइस ज्यादा हुआ, जाना बंद, कैंसिल कर दिया। अगर आप किसी भी चीज को पोस्टपोन कर सकते हो, टाल सकते हो, तो वो क्या होगा, हाईली इलास्टिक होगा। लेकिन अगर किसी चीज को आप टाल नहीं सकते हो वो क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा। जैसे सपोज मान लो आपको शादी में जाना है और आज रात में ही जाना है, दोपहर में आपको भाई कपड़े खरीदने हैं, तो और वहां पर आप प्राइस चेंज नहीं, मतलब खरीदने ही खरीदने है ना, तो सामान जो अभी आप कपड़े ले रहे हो महंगा मिल रहा है जो भी आप कपड़े ले रहे हो वो महंगा मिल रहा है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, तो वहां पर क्या रहेगा, लेस इलास्टिक। जितना भी वो प्राइस बोलेगा आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी जगह जहां पर भी आपको नहीं, एक हफ्ते बाद जाना है ना, 10 दिन बाद जाना है, तो अगर उस टाइम में अगर एक दिन पसंद नहीं है आप अगले दिन जाके दे सकते हो, लेकिन इसमें क्या आपको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी भी चीज इसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, वहां पर क्या होता है, लेस इलास्टिक। जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते वो क्या होता है, आपका हाईली इलास्टिक डिमांड होती है। क्लियर। आगे देखो प्राइस लेवल, फिफ्थ है आपका प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल क्या है, देखो प्राइस लेवल, देखो दो तरह के गुड्स होते हैं। एक होते हैं गुड्स आपके एक्सपेंसिव, एक क्या होते हैं बेटा, एक्सपेंसिव, और एक गुड्स कैसे होते हैं, चीप, सस्ते वाले। अब मान लो कोई एक्सपेंसिव गुड्स है, दोनों के अलग अलग केस है। अगर प्राइस लेवल, अगर कोई ऐसे गुड्स है जो कि एक्सपेंसिव है, महंगे है, महंगे क्या, आईफोन हो गया, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, अलग कोई ऐसे एक्सपेंसिव गुड है, मालूम चला कि भाई उसके प्राइस सस्ता हो गया, मालूम चला कि आईफोन में आज सेल है, आज सस्ता मिल रहा है, 10,000 वाला मान लो एग्जांपल, मान लो 50,000 वाला 40,000 का मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, मालूम चला आपको प्राइस सस्ता हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ऐसे में डिमांड आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब यहां पर कैसी सिचुएशन है, आपको मालूम चला कि आईफोन आपको 10,000 रुपए मिल रहा है, दौड़ते दौड़ते भागोगे ना भाई, चलो आईफोन मिल रहा है इतना सस्ता, दौड़ ले चलो, दौड़ते हुए चले जाओगे, समझ में आ रही बात। तो अगर प्राइस ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो कि एक्सपेंसिव चीजें हैं, सस्ती वाली चीजें नहीं, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, डिमांड में कैसा चेंज दिखेगा, हाईली इलास्टिक। कैसा दिखेगा बेटा, हाईली इलास्टिक डिमांड। लेकिन मान लो ऐसी कोई चीज जो कि चीप प्रोडक्ट है, चीप प्रोडक्ट क्या, मालूम चला कि जो माचिस समझते हो, माचिस मैच बॉक्स जो आता है, तो मालूम चला माचिस की जो है डिब्बा जो 2 रुपए का मिलता था वो अब 2 रुपए में 5 मिल रहा है, सस्ता हो गया है भैया। मालूम चला कि भाई जो पेन है, पेन 3 रुपए वाली पेन 2 रुपए की मिल रही, सस्ती हो गई, क्या करोगे, क्या करोगे, एक ट्रक भर के ले आओगे, एक डब्बा भर के पेन ले आओगे, नहीं करोगे ना ऐसा। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर डिमांड में इतना चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब चीप गुड्स है। तो अगर किसी भी चीप गुड्स में, इस तरह के सस्ते वाले प्रोडक्ट में प्राइस में चेंज होता है, तो वहां पर डिमांड कैसी होती है, लेस इलास्टिक। कैसी होती है बेटा, लेस इलास्टिक। वहां पर इतना चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये हो गया आपके 5 पॉइंट्स। एक और देख लो आप लोग, 6 इनकम लेवल। इनकम लेवल, अब मान लो इनकम लेवल पे भी डिपेंड करता है। अब मान लो कोई भी पर्सन है जिसकी इनकम लेवल हाई है, भाई इनकम ज्यादा है, तो उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। अगर इनकम ज्यादा है तो उसकी डिमांड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे सपोज मान लो किसी की इनकम 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए है, तो उसकी डिमांड में इतना चेंज नहीं आने वाला। क्यों भाई,
उसके लिए तो सारे कुछ सस्ते ही, जैसे वो अपनी डिमांड में कोई चेंज नहीं लाएगा। वो 2 लीटर दूध लेता था, 2 ही लीटर लेगा। समझ में आ रही बात? वो कार से चलता था, पेट्रोल 80 का था, 100 का हो गया, वो कार में पेट्रोल उतना ही डलाएगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो यहाँ पर कैसा डिमांड रहेगी? अगर इनकम ज्यादा है तो कैसी डिमांड रहेगी? समझ लो, लेस इलास्टिक। भाई डिमांड में चेंज नहीं हो, जब डिमांड में चेंज नहीं होता वहां पर क्या होता है? लेस इलास्टिक। लेकिन जब डिमांड में ज्यादा चेंज होता है वहां पर क्या होता है? हाईली इलास्टिक। अब लेकिन मान लो इनकम कम है, इनकम मेरी तो कम हो गई है, तो मैं डिमांड भी क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। और जब डिमांड कर दूंगा तो वहां पर चेंज आएगा, और जब डिमांड चेंज आएगा तो वहां पर क्या होगा? हाईली इलास्टिक। क्या होगा बेटा? हाईली इलास्टिक। समझ में आई बात? तो इसको ध्यान देना, यही आपको बताना है इसमें कि कैसे कंडीशन पे क्या होता है, कब इलास्टिक होगा, लेस इलास्टिक होगा, कब हाईली इलास्टिक होगा, ये आपको बताना है कैसे सिचुएशन में होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिपेंड करती है कि डिमांड हमारी हाईली इलास्टिक होगी कि लेस इलास्टिक होगी, क्या फिर कैसी होगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि मुझे आपको बताने थे, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। करते टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो बच्चा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब मैंने बताया, डिमांड का मतलब को पता है, प्राइस बढ़ता है घटता है तो उससे फर्क पड़ता है। उसके मैंने बताया टाइप्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या था? कि डिमांड में कितना चेंज होता है। समझ में? देखो डिमांड में चेंज तो होता है, ये तो पता है, कितना चेंज होता है, थोड़ा सा ज्यादा कितना चेंज हो रहा है, तो वो क्या होता है? इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना चेंज हो रहा होगा, जितना लेस इलास्टिक होगा उतना कम होगा। तो हम लोगों ने वो भी देख लिया था। अब कितने तरह की टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, अब कितने तरह की होती है बेटा? तो 3 तरह की होती है। नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है, ठीक है, ज्यादा कम जो भी आता है, लेकिन प्राइस की वजह से ज्यादा चेंज आता है। अब कम ज्यादा कैसे आता है, एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो उसका पार्ट 1 जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें मैंने ईडी इक्वल टू 0, ईडी इक्वल टू 1, ईडी लेस देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1, सब एक्सप्लेन कर रखा है। कब हाई इलास्टिक है, कब लेस इलास्टिक, टोटल एक्सप्लेन कर रखा है। नहीं देखा तो जाके देखो पार्ट 1। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नंबर 1, नंबर 2 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और नंबर 3 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 3 ऐसे टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी के, जिसमें वो आपके डिमांड में चेंज होता है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब था, मैंने बताया था आप लोगों को कि प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जस्ट सपोज मान लो ये मार्कर है और इसमें प्राइस में कुछ चेंज हुआ, प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस ज्यादा हो गया तो डिमांड कम हो गई। अगर पैसे की वजह से, समझ लो, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इक्वल टू परसेंटेज चेंज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में 10 रुपए का चेंज है, 10% चेंज है, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज है? 10% का, 20% का, 30% का, कितने का चेंज है, ये मालूम चलता है। अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा तो उसको बोलते हैं लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नहीं पता तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा नंबर 2 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो दूसरा क्या? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज होता है। डिमांड हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड इलास्टिक होती है, यानी कि कभी ज्यादा हाई इलास्टिक होती है, कभी कम, मतलब डिमांड चेंज होती है। अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मेरी डिमांड में क्या होगा? चेंज आ जाएगा। समझ में आ रही बात? एक मिनट। तो इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में जब चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज इन इनकम। मान लो मेरी इनकम पहले 10,000 थी, अब 12,000 हो गई, मान लो 20% चेंज हो गई। अगर 20% मेरी इनकम चेंज हुई तो उसकी डिमांड में क्या चेंज हुआ? डिमांड बढ़ी, जाहिर सी बात है। अगर इनकम मेरी बढ़ेगी तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगा। अभी अगर मान लो मेरी इनकम कम है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर मेरी इनकम बढ़ जाए, है ना, तो मैं डिजिटल बोर्ड ले लूंगा और स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप नॉर्मल कपड़े पहन लो और अच्छे गुड्स पर खरीदोगे और अच्छी क्वालिटी गुड्स खरीदोगे, अभी आप इन्फीरियर ले रहे हो, सस्ते सामान खरीद रहे हो, बाद में नॉर्मल गुड्स लोगे, तो वही बोल रहा है कि परसेंटेज इन इनकम, अगर इनकम में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है। समझ में आ रही बात? तो इनकम की वजह से अगर चेंज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी,
निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और जीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब समझना बेटा, देखो अगर इनकम चेंज होने की वजह से ये आपकी इनकम चेंज हुई, अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम को वाइज डिनोट करते हैं, अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई जस्ट सपोज, तो क्या होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी, जाहिर सी बात बढ़ाऊंगा। अगर आपकी इनकम कम हो गई तो डिमांड आपने क्या कर दी, कम कर दी। तो ऐसा कौन से केस में होता है, ये होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में। क्या सोल्यूशन बन रहा है इसमें, इनकम बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही, इनकम घट रही, डिमांड घट रही, तो यहां पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आ रही बात। और ऐसा कब होता है, ये होता है बेटा नॉर्मल गुड्स के केस में। कब होता है बेटा, नॉर्मल गुड्स के केस में होगा। नॉर्मल गुड्स यानी कि अच्छी क्वालिटी गुड्स। मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं नॉर्मल गुड्स ज्यादा लूंगा, अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं नॉर्मल गुड्स कम लूंगा। तो कैसा रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये नीचे समझाता हूं। दूसरा है निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है भाई, मान लो अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मेरी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। ये किसके लिए होता है, ये होता है बेटा इंफीरियर गुड्स के लिए। किसके लिए, इंफीरियर गुड्स के लिए। नॉर्मल गुड्स की केस में क्या है, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ाई, अच्छी क्वालिटी गुड्स लेने का। तो जब अच्छी क्वालिटी लेने लगा, अगर मैं अच्छी क्वालिटी गुड्स लेने का इनकम बढ़ने से तो इंफीरियर गुड्स की में क्या केस में क्या होगा, निगेटिव होगा ना, डिमांड कम कर दूंगा। और इनकम ज्यादा कम होगी तो मैं इंफीरियर गुड्स क्या करूंगा, ज्यादा लूंगा भाई, सस्ते वाले गुड्स ज्यादा खरीदूंगा। तो इसमें कैसा रिलेशन बन रहा है, बढ़ रहा है तो घट रही है, घट रहा है तो बढ़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आया, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा था पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव बन रहा था तो निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर हुआ। लास्ट बेटा जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी इनकम में चेंज हुआ, आपकी इनकम में चेंज हुआ, आप 10,000 कमाते थे अब 20,000 कमा रहे हो, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर कुछ भी चेंज नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो क्या था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब अगर आपकी इनकम में चेंज आता है तो आपकी डिमांड में भी क्या होगा, चेंज आएगा। अगर आपकी इनकम में चेंज आता है और डिमांड में भी चेंज आता है, डिमांड बढ़ती है, तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। और वो कैसे केस में होता है, नॉर्मल गुड्स में। नंबर 2 निगेटिव इलास्टिसिटी, जब प्राइस बढ़ता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड घटती है, इनकम घटती है तो डिमांड बढ़ती है। ऐसा कब होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। और नंबर 3 जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी इनकम में चेंज हुआ, आपकी इनकम में चेंज आया, लेकिन आपने डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे थी वैसी चल रही है, तो वहां पर क्या होगा, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आई बात, क्लियर हो गया तीनों। रफ करूं, इतना रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो कुछ नोट करना होगा तो नोट कर लेना, ठीक। अब लास्ट पॉइंट बचा है बेटा आपका, लास्ट टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, क्रॉस यानी कि ऐसे ऐसे, क्रॉस अपोजिट समझते हो ना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है कि जब इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स समझते हो, मतलब आपके दो तरह के गुड्स है। मान लो एक गुड्स है एक्स, एक गुड्स है वाई। जस्ट सपोज मान लो एक गुड्स है एक्स और एक गुड्स है वाई। तो एक गुड्स में चेंज होने की वजह से, सपोज मान लो टी है ये और ये है कॉफी, तो टी और कॉफी मान लो, ब्रेड बटर मान लो, कुछ भी मान लो, तो दो गुड्स है। अगर एक गुड्स में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स में चेंज आ रहा है, दूसरे गुड्स की डिमांड में चेंज आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर टी में कुछ चेंज हो रहा है और कॉफी में भी चेंज आ रहा है, कम ज्यादा क्या और उससे मतलब नहीं है भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर एक कमोडिटी में चेंज आता है किसी दूसरी कमोडिटी की वजह से, दैट इट विल बी कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। अगर कमोडिटी वाई दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। अगर मार्कर का प्राइस चेंज हो रहा है, ये कमोडिटी एक्स है और एक कमोडिटी वाई है, अगर मार्कर का प्राइस महंगा हो रहा है तो भाई मैं चौक लेने लगूंगा, क्या करूंगा, मार्कर छोड़ दूंगा, व्हाइट बोर्ड की ब्लैक बोर्ड में लिखूंगा। समझ में आ रही बात। तो ये चाहिए, तो अगर एक प्रोडक्ट में चेंज होने से दूसरी प्रोडक्ट पे फर्क पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है, समझ में आ गई। अब देखो
तीन तरह की है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड लास्ट इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। समझना, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ये होता है आपका बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। किस में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जैसे मान लो एक तरफ है टी और एक तरफ क्या बेटा, कॉफी। एक तरफ है टी और एक तरफ है कॉफी। अगर मान लो टी के प्राइस में कुछ चेंज होता है, अगर टी के प्राइस में चेंज होता है तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। कॉमन सी बात है। अब भाई टी का प्राइस महंगा हो गया तो मैं कॉफी लेने लगूंगा, और अगर टी का प्राइस कम हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। कैसा रिलेशन बन रहा है, देख के समझ में आ रहा है, इधर बढ़ रहा है तो इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है तो इधर घट रहा है। कैसा रिलेशन बन रहा है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन, वाह, समझ में आ रही बात। तो पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर है। नंबर 2, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ये क्या है, ये बेटा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स में। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के बिना जिनका काम नहीं चल सकता। जैसे क्या, मान लो कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल एंड कार। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल का प्राइस घट गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई पेट्रोल सस्ता है, मैं कार ले लूंगा, और अगर प्राइस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं कार क्या करूँगा यार, इससे अच्छा भाई सोचूंगा यार छोड़ो हटाओ, अपना टैक्सी से चला जाता है काम। समझ में आ रही बात। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मिडिल क्लास ऐसा नहीं, मिडिल क्लास ऐसा सोचते हैं। जैसे हायर क्लास के लोगों को पेट्रोल के रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मल जो मिडिल क्लास वाले हैं या लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, तो वो लोग ये सब सोचते हैं कि पेट्रोल से फर्क उनको पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसा बन रहा है, पेट्रोल बढ़ने में डिमांड घट रही, पेट्रोल घटने में डिमांड बढ़ रही। कैसा बन रहा है, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो एक गुड्स में चेंज हो रहा है तो दूसरे गुड्स में भी चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा, उल्टा चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। ठीक है, और लास्ट है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है कि एक गुड्स में चेंज हुआ लेकिन दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे क्या, मान लो मिल्क है, मिल्क में चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, लेकिन मार्कर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मार्कर जैसा था वैसे ही का वैसा ही है, सेम टू सेम, कोई चेंज ही नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। भाई दूध का मार्कर से क्या लेना देना है, दूध का बोर्ड से क्या लेना देना है, समझ में आ रही हो। तो एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बच्चा अच्छे से समझ में आ गया। कोई स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, चलो ठीक है, गुड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। ये टॉपिक भी आपको क्लियर है और ये चैप्टर भी आपका पूरी तरह से क्लियर है। अब